नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। पूरा नाम क्या है? द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। एक्ट का नाम बहुत बड़ा है, आई एग्री, लेकिन एक्ट में ज़्यादा आप सोचो कि बहुत कुछ होगा क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डीप में एक्ट होगा, बहुत कुछ होगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि पूरे ओवरऑल जो वो बात करता है वो बात यही कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट कि कैसे इसको प्रोहिबिट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा प्री कंसेप्शन तो कंसीव करने से पहले, और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ये कौन सी टेक्निक होती है। तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मतलब प्री नेटल का मतलब बिफोर बर्थ, तो बिफोर बर्थ डायग्नोस्टिक मतलब कि कुछ आइडेंटिफाई करना कुछ भी, और टेक्निक मतलब टेक्निक तो बाय बर्थ होने से पहले कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, कई तरीके की टेक्निक्स होती है। तो वो टेक्निक सिर्फ सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं होती, कितनी सारी चीज़ों के लिए होती है कि बच्चे का क्रोमोसोमल वो तो नहीं है, कुछ और एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ये सब देखने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन प्रोहिबिट हमने सिर्फ सेक्स सिलेक्शन को किया है कि इन टेक्निक से आप ये नहीं करोगे, सेक्स सिलेक्शन सेक्स आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर सकते। कैसे वो अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा एक्ट शुरू करते हैं। एक्ट शुरू करने के लिए आपको ये तीन चीज़ें के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या? जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर क्या होता है? एक ऐसा सेंटर जहां पर काउंसलिंग होती हो। जेनेटिक क्लिनिक। जेनेटिक क्लिनिक क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर ये वाली प्रोसेस की जाती है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक की जाती है जहां पर ये प्रोसेस होती है। सिर्फ सेक्स सिलेक्शन नहीं, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? जेनेटिक क्लिनिक। ठीक है। अब यहाँ से सैंपल लिए, अब सैंपल जाएंगे जेनेटिक लेबोरेटरी में। जेनेटिक लेबोरेटरी में सैंपल्स के टेस्ट होंगे, तो जहाँ पर टेस्ट होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? जेनेटिक लेबोरेटरी। सिर्फ ये तीन चीज़ों से मेन तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपको समझना ज़रूरी था। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है जो वो क्या हो सकता है, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है उसमें। एक बार हम वो और देख लेते हैं। तो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है इसमें ये तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। क्या? कि ओनली रजिस्टर्ड जो अभी हमने देखा जीसीसी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जीसी और जीएल जेनेटिक क्लिनिक, जेनेटिक लेबोरेटरी, ये सिर्फ रजिस्टर्ड ही, जो रजिस्टर्ड जीसीसी, जीसी और जीएल जो रजिस्टर्ड हैं वो ही प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि ओनली क्वालिफाइड पर्सन, सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ही एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयड। ओनली क्वालिफाइड पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन जो है वो तीसरी कंडीशन है हमारी कि जो जगह होनी चाहिए वो भी रजिस्टर्ड प्लेस होनी चाहिए। Place shall also be registered, person shall also be qualified, the employed person, and only registered GCC, GC and GL shall be allowed to perform the prenatal diagnostic techniques. ये कुछ important conditions हैं prenatal diagnostic techniques के लिए। तो ज़रा हम PNDT प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को और ज़्यादा अच्छे समझ लेते कि ये हम कब कर सकते हैं। तो पीएनडीटी के लिए कुछ मशीनें आती होंगी। अब वो जो मशीनें होती हैं ना,
सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी को ही कोई आदमी बेच सकता है, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी ही खरीद सकता है उसको, और कोई नहीं खरीद सकता उसको। एक ज़रूरी चीज़ है इसके लिए। और मैं ये सब समझाता रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है ही नहीं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ और अब मैं LLB कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती हो गई इसमें तो प्लीज़ मुझको माफ़ करना, क्योंकि मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं, मैं जितना जानता हूँ थोड़ा बहुत रिसर्च करके उस बेसिस पर ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब जितना बता रहा हूँ उतना तो कम से कम मुझको है कि कम से कम इतना तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत कम कम ही बताऊँगा, मैं ज़्यादा उसमें डीप में जाऊँगा नहीं। PNDT आप कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के लिए आप PNDT कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इन्हीं कंडीशंस के लिए। सिर्फ ये करने के लिए ही, सेक्स सिलेक्शंस के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, ये तो बोल ही दिया, ये तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, नहीं कर सकते। और साथ में ये भी प्रोविजन है कि आपको ये करना है तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही आप कर सकते हो, और किसी के लिए आप अपना दिमाग मत चलाना, इसी के लिए आपको करना है, आप सिर्फ इसी के लिए कर सकते हो। कौन कौन सा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज मतलब कि जहाँ पर क्रोमोसोम की जो काउंटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाए, जिससे यही एक मेन रीज़न होता है मिसकैरेज का। मिसकैरेज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज, ये नाम से क्लियर है, जेनेटिक मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज। कॉन्जेनिटल एनोमैलीज, कॉन्जेनिटल एनोमैलीज। अब आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि उसका ये स्कल बहुत बड़ा है, ये हाथ पांव छोटे, इस तरीके के कुछ अलग तरीके की, तो वो इस वजह से होता है कॉन्जेनिटल एनोमैलीज। या फिर कोई अदर जो कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड स्पेसिफाई करे, उस सिर्फ इन्हीं उसमें आप कर सकते हो। और इसमें भी आप कब करोगे? इसमें भी आप तब करोगे जब ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो। कौन सी कंडीशन है ये? कि या तो वुमेन जो है वो 35 इयर्स के अबव हो चुकी हो तो आप कर सकते हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा अबॉर्शन हो चुके हो, या फीटल लॉस हो चुका हो। अब फीटल लॉस क्या होता है? क्या होता है ना, 2 होती है, एक तो एम्ब्रायो होता है, एक फीटस होता है। एम्ब्रायो जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते तक वो एक जो चीज होती है उसको एम्ब्रायो बोला जाता है। और एम्ब्रायो 8 हफ्तों के बाद वो जो एक चीज होती है, उस चीज से लेकर उसके जन्म तक, उसको फीटस बोला जाता है। तो फीटल लॉस हो गया 2 या 2 से ज्यादा बार, या तो अबॉर्शन हो गया या फीटल लॉस हो गया तब। एक्सपोज टू टेट्रोजेनिक एजेंट्स। टेट्रोजेनिक एजेंट्स मतलब कि कोई एक ऐसा एजेंट जिससे जो बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर नीचे कुछ हो चुका है, हो सकता है। क्योंकि टेट्रोजेनिक जो एजेंट्स होते हैं वो उनका चीज़ ये होती है कि वो बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिला देते हैं। तो अगर उससे आप एक्सपोज हो चुके हो तो आप करवा सकते हो। वाइफ या स्पाउस की फैमिली हिस्ट्री में हो फिजिकल या मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल इन्फॉर्मिटी, उनकी फैमिली हिस्ट्री में हो तो आप करवा सकते हो, या फिर अदर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो ये तो था आप कब यूज़ कर सकते हो, किन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने बोर्ड की बात करी तो ज़रा देख लेते हैं कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन क्या होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा ये, क्योंकि ये जो इसका जो कंपोजिशन है यही सेम टू सेम स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड जो होती है उसका भी कंपोजिशन सेम ही है। तो हमने ये समझ लिया तो उसको भी हमको समझने में दिक्कत आएगी नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, सबसे पहला आदमी कौन? चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा? इंचार्ज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसका जो इंचार्ज होगा वो चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका जो सेक्रेटरी होगा वो वाइस चेयरमैन होगा। साथ ही साथ 3 और लोग होंगे। 3 और लोग कौन होंगे? जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मेडिकल एंड होम्योपैथी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक होगा डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल वो
जो कि हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड नहीं हो, हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का हो, ये हेल्थ सर्विस से रिलेटेड नहीं, हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट का हो, जो कि डिपार्टमेंट होता है। और होंगे 10 और लोग, 10 और लोग होंगे। 10 और लोग कौन कौन सी फील्ड से होंगे? जेनेटिसिस्ट से हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, सोशल साइंटिस्ट या वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होंगी वो होंगी। ठीक है। और साथ ही साथ 3 होंगे, 3 वुमेन होंगी, यहाँ पर 3 वुमेन होंगी, 2 लोकसभा से होगी, 1 राज्यसभा से होगी। ठीक है। अब 4 और मेंबर होंगे जो कि बाय रोटेशन होंगे। बाय रोटेशन मतलब कि उनका जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो कोई और आ जाएगा उस जगह पर। तो 4 मेंबर रोटेशन मेंबर होंगे स्टेट से या यूटी से। तो 2 तो मेंबर होंगे अल्फा मतलब ए से शुरू करते हुए, और 2 मेंबर होंगे रिवर्स अल्फा से, मतलब जेड से शुरू करते हुए। ये है स्टेट और यूटी से। और एक आदमी होगा ऑफिसर। वो ऑफिसर कौन होगा? फैमिली वेलफेयर का जॉइंट सेक्रेटरी या उसके इक्वल रैंक का कोई भी ऑफिसर, जिसको ऑफिसर की तरह देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब एक और चीज होती है, आपने अगर देखा हो, सुना हो, एक्स ऑफिशियो पर्सन। एक्स ऑफिशियो पर्सन कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो कि अपनी पोस्ट की वजह से उस जगह पर है। तो यहां पर एक्स ऑफिशियो कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब है। अब जो एक्स ऑफिशियो है उनका कोई टेन्योर है नहीं वैसे, लेकिन जो एक्स ऑफिशियो नहीं है, जैसे कि ये 2, क्योंकि एक्स ऑफिशियो जो नहीं है वो सिर्फ ये 3 है यहाँ पे, ये और ये। तो इन दोनों का जो टेन्योर है वो है 3 इयर्स का, और इनका जो टेन्योर है वो है 1 साल का टेन्योर है। अब ज़रा हम लोग जो बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, उसके क्या फंक्शंस होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। एडवाइस करना गवर्नमेंट को, रिव्यू एंड मॉनिटर करना, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, COC कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करना, किसके लिए? GCC, GC और GL, जो भी हमने देखा था, जो जेनेटिक क्लिनिक, जेनेटिक लेबोरेटरीज और काउंसलिंग सेंटर और अदर्स, जो भी अदर मतलब जो प्रिस्क्राइब करे गवर्नमेंट, वो फंक्शंस है। अब देखिए है क्या, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है वैसे ही एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी होता है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का कंपोजिशन वही सेम टू सेम है जो कि हमारा उसका था, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट वो सेंट्रल के थे वही यहाँ पर स्टेट के हो जाएंगे, और वही सेम टू सेम मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर। अब होता क्या है, फंक्शंस भी इसके वही सेम टू सेम है, फंक्शंस भी। अब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है कि ये जो है इसको रिपोर्ट भेजे, इसकी रिपोर्ट भेजे। यहां पर हमने देखा था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसको रिपोर्ट किसको भेजे? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को रिपोर्ट जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा था, इस वाल सेंट्रल बोर्ड में क्या देखा था हमने कि जो 3 साल का टेन्योर है और 1 साल का टेन्योर है। यहाँ पर जो टेन्योर है सारे मेंबर्स का वो है 3 इयर्स। ठीक है। और कम से कम 4 महीने में तो इनको एक बार बैठना ही पड़ेगा, 4 महीने में एक बार तो बैठना ही पड़ेगा इनको, ये जरूरी है। लेकिन क्वोरम कब बनेगा? जब 1/3 मेंबर होंगे तब जाके क्वोरम कंस्टिट्यूट होगा। क्वोरम मतलब कि कब आप बैठ सकते हो, कि कब बोला जाएगा कि हाँ ये एडवाइजरी बोर्ड बन चुकी है, हाँ ये जैसे पार्लियामेंट होती है ये पार्लियामेंट है। कब बोलेंगे? जब 1/3 मेंबर्स होंगे तब जाके क्वोरम कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो ये कुछ चीजें थी। अब एक और अथॉरिटी है एडवाइजरी कमेटी। अब इसका मेंबर्स कौन होते हैं, पहले हम मेंबर्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले तो एक ऑफिसर होगा जो कि जॉइंट डायरेक्टर या फिर उसके इक्वल रैंक का होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। एक वुमेन होगी जो कि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से होगी। एक और ऑफिसर होगा जो कि लॉ डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है, ये तो मेंबर्स हो गए। जब हम ऑफिसर की यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, उसकी जो पोजीशन है यहाँ पर वो एज अ ऑफिसर है, लेकिन
लॉ डिपार्टमेंट से वो होना चाहिए बाद में, ठीक है। फंक्शन, अब फंक्शन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन रोल प्ले करता है वो यही प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ग्रांट, सस्पेंड और कैंसल, ग्रांट, सस्पेंड और कैंसिल करने का काम, क्या कैंसिल करने का काम? रजिस्ट्रेशन, जीसीसी, जीसी और जीएल, इनको जो काउंसलिंग सेंटर, क्लिनिक, लेबोरेटरी, इनको रजिस्टर करने का काम, रजिस्ट्रेशन देने का काम यही करता है। क्योंकि मान के चलो अगर ये हुआ ही नहीं रजिस्टर तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एक्ट ये बोलता है कि इन्हीं जगह पर होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्लेस पे होना चाहिए। और वो रजिस्ट्रेशन करने का काम करता कौन है? ये करता है। इन्फोर्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑब्वियसली देम, कि क्या स्टैंडर्ड आपको लेके चल रहा है साथ में। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम है इनका। प्रॉपर लीगल एक्शन लेने का काम है इनका। और जो भी है वो सब सुपरवाइज करने का काम है इनका, सुपरवाइज एवरी एक्शन। अब हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देख लिया, अब आती है हमारी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, अब जैसे दो अथॉरिटी हो गई अभी तक, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एक एडवाइजरी कमेटी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन बना सकता था, किसके पास पावर थी? स्टेट और यूटी के लिए। अब नाम से क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? स्टेट या यूटी, मतलब एक पार्ट के लिए है वो, ठीक है। ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये इसको बनाती है। एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एडवाइस देना। अब एडवाइस इसको देना है तो कौन मेंबर्स होंगे आप खुद ही सोच सकते हो। 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि मेडिकल एक्सपर्ट हो, एक मेंबर ऐसा होगा जो कि लीगल एक्सपर्ट हो, एक मेंबर ऐसा होगा जो कि मार्केटिंग गाय टाइप का हो, जो कि बात एडवर्टीज करने वाला काम, स्टेट की बात इधर से उधर पहुंचाने वाला काम, वो काम ये काम करता है। और 3 ऐसे लोग होंगे जो कि सोशल वर्कर हो, और उसमें से एक कंडीशन है कि कम से कम एक जो ऐसा मेंबर है उसमें से एक मेंबर तो वुमेन होनी चाहिए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से होनी चाहिए। वो वुमेन तो होनी चाहिए लेकिन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से भी होनी चाहिए वो, ठीक है। अब हमारा पूरा ही हो गया एक्ट, बस हम ये और देख लें कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी हमने जो अभी देखा था, उसकी पावर्स क्या होती है। तो पावर उसकी वही जो होती है, वो एक तो समन्स वाली पावर उसके पास होती है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाली पावर होती है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन वाली जो पावर होती है वो होती है, वही जो जनरल सीपीसी को सिविल कोर्ट्स में जिसको होती है वो पावर। और एक वो पावर होती है इशू वारंट्स, सर्च वारंट्स, इशू सर्च वारंट, किसी भी जगह की वो करने के लिए, सर्च वारंट इशू करने के लिए ये पावर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एक ओवरव्यू ऑफ द एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।